तो बेसिकली इस क्लास में हम आज बात करेंगे क्लास नाइन्थ की फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मोशन। तो क्लास है आपकी नाइन्थ, चैप्टर का नाम है मोशन, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है आपकी फिजिक्स। तो ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल क्लियर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आज डिस्कस होंगी वो बहुत इजी वे में डिस्कस होंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्लास को एंड तक देखना है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज का कोट, आई हेयर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। जब आप किसी चीज़ को सुनते हो तो हो सकता है सुनने से आप उसको भूल जाओ, देखने से आपको कुछ दिन तक याद रह सकता है, लेकिन करने से 100% आप उसको समझ जाते हो। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खुद पे नोट्स बनानी पड़ेंगी। जितना पढ़ाया जाएगा उसको उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा। बार बार रिवीजन करने से प्रैक्टिस होती है, एंड मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि आपको पता है, इस दुनिया में ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब फिजिक्स में जो ये ऑब्जेक्ट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट को बहुत जगह में आपको मिलेगा बॉडी लिखा हुआ। ठीक है, तो बॉडी मतलब भी ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट मतलब भी बॉडी होता है। चाहे लिविंग की बात हो चाहे नॉन लिविंग की बात हो, उसको बॉडी ही बोलेंगे फिजिक्स के अंदर। जैसे बायो के अंदर भाई जो लिविंग होंगे उनको लिविंग बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिनके अंदर जान नहीं होगी उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। लेकिन फिजिक्स में यहाँ पर क्या होगा, फिजिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना की स्टडी की जाती है। और बायो के अंदर हम लिविंग की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, बॉडी। कोई भी बॉडी हो सकती है, आप भी एक बॉडी हो, एक ऑब्जेक्ट हो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है ना, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, फिजिक्स के लिए सब बराबर है। ठीक, इस बात को आप याद रखना। एक गाड़ी भी उसके लिए ऑब्जेक्ट है और आप भी उसके लिए ऑब्जेक्ट हैं, बॉडी हैं। तो इस दुनिया में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट या तो मोशन में हो सकते हैं, मोशन का मतलब या तो ये गति कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, और या तो ये रेस्ट में होंगे, एकदम रेस्ट पोजीशन में होंगे, रेस्ट स्टेट में होंगी। ठीक है, अब बेसिकली केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तीन स्टेट होती है किसी भी मैटर की। एक होती है आपकी सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होती है गैसियस स्टेट। फिजिक्स के अंदर यहाँ पर दो स्टेट में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो मोशन में होगा और या तो वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। या तो वो चल रहा होगा या तो वो रुका होगा। तो रुका होना मतलब वो रेस्ट में है, चल रहा होना मतलब वो मोशन में है। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। ठीक है, अब मोशन में कोई भी चीज़ कब होगी, कब हम मानेंगे कि ये चीज़ मोशन में है और कब हम मानेंगे कि ये चीज़ रेस्ट में है। तो है ना, ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स पोजिशंस विथ टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है ना, टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट की ना पोजीशन चेंज हो रही है, या हम इस डेफिनेशन को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहाँ पर मैंने रेफरेंस पॉइंट वर्ड यूज किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट लिख सकते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो मतलब वो मोशन में है। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। रेस्ट का मतलब एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में कहो या अपने चारों ओर की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कहो, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, उसको हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है भाई। ठीक है, तो कोई चीज़ मोशन में कब है और कोई चीज़ रेस्ट में कब है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब इसको पहले मोशन को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, क्या है ये, एक स्कूल है। ठीक है, अब स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या है, घर है। आपका क्या है, एक घर है। ठीक है, ये आपका हाउस है। ठीक, तो आपके घर और स्कूल के बीच में, इसी स्कूल में आप पढ़ते हो, ये आपका घर है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब
आपके घर और आपके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। समझ रहे हो ना। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कल कोई पूछेगा कि अपने घर का भाई एड्रेस बताओ, अब आपका स्कूल बहुत अच्छा है, जाने माना, मतलब बहुत अच्छा फेमस स्कूल है, एक ब्रांड है, सब जानते हैं आपके स्कूल के बारे में, ठीक है। तो आप एक रेफरेंस पॉइंट बताओगे जब आप किसी को एड्रेस दे रहे होंगे अपने घर का, तो आप बोलोगे भाई हमारा जो स्कूल है, हमारे स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है। तो स्कूल को आपने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया, स्कूल को आपने क्या किया, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया। तो इसी रेफरेंस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मान लो यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, एक पेड़ है यहाँ पे, ये आपकी सराउंडिंग है, ठीक है, आपके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। अब ये इस पेड़ को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक है, ये सराउंडिंग है आपकी, ठीक। और यहाँ पर आप हो, ठीक है। अब 11:05 पर आपकी पोजीशन ये है, ठीक है, ये पेड़ है और इस पेड़ से मान लो 20 मीटर की दूरी पर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। 11:06 पर आपकी पोजीशन ये है, 11:07 पर आप यहाँ पर हो, 11:08 पे आप यहाँ पे हो, 11:09 पे आप यहाँ पे हो, 11:30 पे आप यहाँ पे आ गए। तो देखिए 11:05 पर आपकी पोजीशन ये थी, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन चेंज होती गई, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी पोजीशन क्या होती गई, चेंज होती गई, या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट आपकी पोजीशन चेंज होती गई। आप इस पेड़ से दूरी को क्या करते रहे, इंक्रीज करते रहे, ना कि डिक्रीज करते रहे, ठीक है। तो हमने बोला आप अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे। पहले इस पेड़ से आप यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पे थे, यहाँ पर आप फिर थोड़ा आगे आए तो 30 मीटर की दूरी बन गई, यहाँ आते आते 1 किलोमीटर की दूरी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या होता गया, बढ़ता गया, और यहाँ पर आपकी पोजीशन भी क्या होती गई, चेंज होती गई। समझ आया। ये इससे क्या पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, क्योंकि ये 11:05 पे यहाँ पर है और 11:30 ये यहाँ पर है भाई इसकी पोजीशन, तो मतलब ये मोशन में है, ठीक है। अगर 11:05 पर भी ये यहीं पे होता, 11:06 पर भी यहीं पे होता, 11:30 पे भी यहीं पे होता, तो हम बोलते हैं रेस्ट में है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। टाइम तो बढ़ता गया लेकिन इसकी पोजीशन एज इट इज़ रही, ठीक है। तो ये है मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब मोशन और रेस्ट की सीधा डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन इससे एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो चीज़ एग्ज़ाम में आएगी वही पढ़नी है आपको। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को समझे बिना आप उस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो ये एक तरह से फाउंडेशन है, बेसिक है पूरे चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मोशन और रेस्ट आई होप आप समझ गए होंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसको भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन के टाइप्स की, ठीक है, किसकी। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए। रेफरेंस पॉइंट आप देखो, कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट में है, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है ये, ऑब्जर्वर पे। देखो मोशन जो है ना ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर फिर से मैं एक स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर ए का घर है। किसका घर है, ए का घर है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी पर बी का घर है। देखो 5-5 किलोमीटर का डिफरेंस है यहाँ पे, 5-10, फिर 15 किलोमीटर पे आपका सी का घर है, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका डी का घर है, ठीक है। तो स्कूल सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच में, स्कूल और डी के घर के बीच में है। उससे कम स्कूल और बी के, सी के, उससे कम स्कूल और बी के, और सबसे कम डिस्टेंस स्कूल और ए के घर के बीच में 5 किलोमीटर का। समझ आया, ठीक है। अब डी बोल सकता है भाई, यहाँ से देखिए 5, 10, 15, 20। डी बोल सकता है कि जो मेरा घर है ना, जो मेरा घर है वो स्कूल से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
सी बोलेगा स्कूल मेरे घर से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बी बोलेगा कि स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड ए विल से कि स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ पर स्कूल तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट ना देखने वाले के नज़रिए के हिसाब से बदल भी सकता है। ठीक है, हो सकता है बी इस ए को अपना रेफरेंस पॉइंट बना दे, ये बोल सकता है कि जो भाई हमारा घर है वो ए के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, डी हो सकता है इस सी को अपना रेफरेंस पॉइंट बना दे कि मेरा घर सी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट चेंज भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं या अपनी सराउंडिंग मान सकते हैं। ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट में फिर आप बात करोगे। ठीक है, आपने बोला कि शर्मा जी के या गुप्ता जी के घर के पीछे जो राइट वाली गली है, उस राइट वाली गली में राइट साइड में मेरा घर है। ठीक है, तो आपने रेफरेंस पॉइंट क्या बनाया? ये राइट वाला घर, ये राइट वाली गली, ये शर्मा जी के घर के पीछे जो राइट वाली गली जाती है, ये सब रेफरेंस पॉइंट है। इसके बिना आप बात ही नहीं कर सकते, इसके बिना आप चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है ना? तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो बीच बीच में इस तरीके से माइल, जो किलोमीटर वाले स्टोन बने होते हैं ना, उन पे लिखा होता है जैसे आप दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अब आप जैसे आगरा पहुंच गए, कहीं से आ रहे हो, आप लखनऊ से आ रहे हो, आगरा में पहुंच गए इस तरीके से। ठीक है, और वहाँ पे इस तरीके से एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दिल्ली यहाँ से कितना है भाई, वहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर। ठीक है, या 150 किलोमीटर, जितना भी है। तो ये 100 किलोमीटर ये रेफरेंस पॉइंट है। इससे आपको पता चला कि हाँ अभी हमें इतना डिस्टेंस और ट्रैवल करना है। समझ आया? तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट का मतलब। क्लियर है? तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए रेस्ट में है वो चीज़ आपके लिए मोशन में हो सकती है। मान लीजिए मैं एक गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ और यहाँ पर कोई दूसरा बैठा हुआ है, मेरे बगल में बी बैठा हुआ है। तो ए के बगल में बी बैठा हुआ है, बी के बगल में ए बैठा हुआ है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब गाड़ी तो गाड़ी तो चल रही है ना, गाड़ी तो यहाँ पे चल रही है, गाड़ी मोशन में है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो आराम से बैठा हुआ है, वो तो रेस्ट में है। तो इस ए के लिए ये बी रेस्ट में है, क्योंकि इस ए के लिए 12 बजे भी ये बी वहीं पर था, 12:30 बजे भी वहीं पर था, जब इसका डेस्टिनेशन आ गया तब भी ये वहीं पर था। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। इसने पोजीशन चेंज नहीं करी मतलब ये रेस्ट में था। किसके लिए? ए के लिए। तो ए के लिए बी रेस्ट में है, बी के लिए ए रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन गाड़ी मोशन में है, गाड़ी ने तो अपनी पोजीशन चेंज करी। लेकिन इस ए और बी को, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हो रखा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ और ये ए और बी एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये गाड़ी तो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये ए और बी मेरे लिए मोशन में है। ये ए और बी मेरे लिए क्या है? मोशन में है। तो मेरे लिए जो मोशन में है, ठीक है, वो आपके लिए या गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मोशन में क्यों है? क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और पोजीशन चेंज मतलब मोशन, पोजीशन चेंज ना होना मतलब रेस्ट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ठीक है, कि वो कहाँ पर है, उसका जो लोकेशन है वो किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट में है। पार्क में दो आदमी इस तरीके से भाग रहे हैं और दोनों इक्वल स्पीड से भाग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए भागते भागते बातें भी कर रहे हैं, चीज़ों को भी शेयर कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि पोजीशन दोनों की चेंज नहीं हो रही है। लेकिन तीसरा आदमी जो बैठा हुआ है उसके लिए तो दोनों मोशन में है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये है मोशन और रेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब बेसिकली जो मोशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सर्कुलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है और ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर के अंदर
ये वाला मोशन हमको पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ने। सर्कुलेटरी मोशन मतलब जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो दैट इज़ सर्कुलर मोशन। जैसे आपने फैन के जो ब्लेड होती हैं वो सर्कुलर पाथ में आपने देखा होगा मूव करती हैं चलते टाइम। ऑसिलेटरी मोशन मतलब पीरियडिक मोशन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कभी इस पॉइंट से इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है। तो वॉच पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। कभी कैसे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो कभी बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर मोशन के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, इस चीज़ को मत भूलना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे होते। कभी आप टाइम को के बारे में पढ़ रहे होते, कभी आप वर्क के बारे में पढ़ रहे होते, कभी आप एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कभी आप हाइट की बात करते हैं, कभी आप डिस्टेंस की बात करते हैं, कभी आप स्पीड, पावर, एनर्जी, टाइम की बात करते हैं, कभी आप वेलोसिटी की बात करते हो, कभी आप डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स की बात करते हैं। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब फिजिक्स के अंदर आते हैं और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, या पूरी फिजिक्स को समझने के लिए हम कह सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपकी हाइट को आप मेज़र कर सकते हैं ना, कि आप कितने फिट के हो, 5 फीट के हो, 6 फीट के हो, 7 फीट के हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। आप अपनी मतलब लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। कोई गाड़ी कितनी चली, कितना किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, तो कितना किलोमीटर, ठीक है, वो उसका क्या हो गया, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उस चीज़ को हम उस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो दैट डिस्टेंस इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आपका मास कितना है, कितना किलोग्राम है किसी चीज़ का मास, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब इनको थोड़ा ध्यान से समझना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है केवल जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, जिसको आप बिना डायरेक्शन से समझा सकते हो, जिसको आप बिना डायरेक्शन से समझा सकते हो। आपका जो मास है मान लो 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम आपका क्या है, वेट है, ठीक है। अब आप चाहे इधर इस साइड ईस्ट में आ जाओ, चाहे आप वेस्ट में आ जाओ, चाहे आप साउथ में चले जाओ, ठीक है, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, आप अपनी दिशाएं चेंज कर लो, तो आपकी डायरेक्शन का आपकी मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका मास घटने या बढ़ने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे सर हम खाएंगे तो और बढ़ा देंगे अपना जो वेट है, या कम करेंगे, तो वो चीज़ दूसरी है, वहाँ पर फूड एक फैक्टर है। यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो, ठीक है ना। अर्थ के प्लेनेट पे आप कहीं भी घूमो, आपका मास चेंज नहीं होगा, आपका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये 60, यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड वर्ड आया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। जैसा आपने बोला 5 फीट या आपने बोला 10 किलोमीटर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये वैल्यूज जो है ना, इनको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, या जिसको आप बिना डायरेक्शन से समझा सकते हो, केवल मैग्नीट्यूड से समझा सकते हो, जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर, एनर्जी, टाइम या वर्क डन जो होता है, ये सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब बिना डायरेक्शन का आप इनको समझा सकते हो, ठीक है। आप थोड़ी बोलते हो, टाइम की बात करेंगे आप, 3:30 भैया टाइम हो रहा है, तो 3:30 ऐसे थोड़ी बोलते हो, 3:30 ईस्ट टाइम हो रहा है, 3:30 वेस्ट टाइम हो रहा है, नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, 3:30। तो 3:30 एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है। तो जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आपकी स्पीड कभी वेस्ट की तरफ हो, आप मतलब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, अब ये स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है जैसे जैसे आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी आगे जैसे जैसे आप चैप्टर में जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है,
लेकिन जिनको आप बिना डायरेक्शन के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी को याद करने का अच्छा तरीका स्केल, स्केल होती है ना, स्केल में क्या होती है, वैल्यूज़ होती है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को, तो स्केल में वैल्यूज़ होती हैं ओनली, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं, ओनली वैल्यूज़ होती है। तो मैग्नीट्यूड होता है, तो जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे याद करने की ट्रिक है ये। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे वेलोसिटी, जैसे क्या होता है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या है, आगे जाके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ को। ठीक है, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी एक क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ना स्पीड का एक एडवांस वर्जन है, ऐसा मान लो। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्टेंस का थोड़ा एडवांस वर्जन है, ऐसा भी मान लो। तो ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कैसे वो आगे पता चलेगा आपको। ठीक है, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, फोर्स से समझ लो, आप किसी कैबिन में गए, ठीक है, आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में गए, कंपनी में बहुत सारे कैबिन बने हुए हैं। अब उसमें लिखा रहता है ना, पुश या पुल, दरवाजे को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए या तो पुश लिखा होता है या तो पुल लिखा होता है। तो पुश करना और पुल करना, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ही तो बोलते हैं। फोर्स मतलब क्या, पुश या पुल। ठीक है, या तो आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो या तो पुल कर रहे हो, या तो खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो। तो दरवाजे को धक्का दे करके खोलिए, तो धक्का दे करके खोलिए, किधर खोलना है, किधर फोर्स लगी है भाई इस पर, 60 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, तो किधर, किस डायरेक्शन में, मतलब बिना डायरेक्शन के आप फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो पुश करना मतलब आगे फॉरवर्ड आपको पुश करना है। ठीक है, तो पुश करना क्या है, अपने आप में फोर्स है। पुल करना, आप उसको खींच करके ओपन करो या पुश करके ओपन करो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसे भी उसकी सेटिंग होगी इंटरनल। ठीक है, तो फोर्स को भी आप बिना, फोर्स भी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आया ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखिए, आगे आपको और ज़्यादा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारे, डिस्टेंस। ठीक है, आज हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, एक है डिस्टेंस और एक है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को आप बॉडी भी कह सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो आपने ट्रेवल किया, ठीक है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे गए, अपने फ्रेंड के घर से आप अपने अंकल के घर गए और फिर वापस अपने घर आ गए, तो आपके घर से आपके फ्रेंड के घर का डिस्टेंस, फिर वहाँ से आपके अंकल के घर का डिस्टेंस, फिर वहाँ से आपके घर का डिस्टेंस, ये सबको जब आप ऐड करोगे तो वो पूरा डिस्टेंस निकल करके आएगा। वो था आपका एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ, पाथ यानी रास्ता हो गया, लेंथ यानी कितनी लेंथ आपने ट्रेवल की, तो कितनी पूरी लेंथ आपने ट्रेवल करी, कितना रास्ता आपने कवर किया, कितना किलोमीटर रास्ता आपने कवर किया, वो होता है डिस्टेंस, वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, अब यहाँ पर 0, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और आपका 20 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से पहले आप ए से चलना शुरू किया, आपने ए से चलना शुरू किया, ये 5 किलोमीटर आप यहाँ तक चले, बी के यहाँ चले, आप बी से आप सी में गए 10 किलोमीटर, फिर सी से आप डी में आए और डी से फिर आप सी में आकर के रुक गए। तो आपका जो एक्चुअल पाथ है वो कहाँ से कहाँ तक का मेज़र किया जाएगा, ए से सी तक का किया जाएगा। अब ए से सी तक का भी कैसे किया जाएगा, 0 से आप ए से आप बी तक गए 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर आप और आगे गए सी 10 किलोमीटर, फिर सी से आप डी और गए 5 किलोमीटर आगे, सॉरी 10 किलोमीटर आगे, तो हो गया आपका 20 किलोमीटर। 20 से यू टर्न लिया आपने, फिर आप सी के यहाँ पहुँचे, तो फिर से आपने यहाँ पर 10 किलोमीटर जो आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको आपने ट्रैवल किया, तो टोटल आपका 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस चीज़ को नोट कर लेना। स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं
इसको बिना डायरेक्शन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर, जिसको हम एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसका मीटर होता है। अगर बड़ा डिस्टेंस है तो आप किलोमीटर बोल सकते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस है तो आप सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ा है तो मीटर और बड़ा है तो किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये जीरो नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है। और एक्चुअल पाथ लेंथ, ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल की गई जो एक्चुअल पाथ लेंथ है किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क आपको बताऊंगा। यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज्ड रहते हैं, उस कन्फ्यूज़न को मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? It is the shortest distance traveled by an object or you can say body between initial and final position. Initial मतलब हो गया starting position, जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है, दैट इज इनिशियल पोजीशन। जहां पर वो रुक रहा है, दैट इज फाइनल पोजीशन। जहां पर वो पहुंच रहा है, फाइनल पोजीशन मतलब उसका डेस्टिनेशन, इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से वो चल रहा है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टकट है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का एडवांस वर्जन है ये, मैंने इसीलिए बोला पहले आपको। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन एक दिशा भी होती है, एक डायरेक्शन भी होती है। आपने बोला 5 किलोमीटर ईस्ट या 5 किलोमीटर वेस्ट या साउथ या ईस्ट या राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। ठीक है, ये सारी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जरूरी होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे हो सकता है, इसको भी समझेंगे। और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। कुल मिलाकर तो ये है डिस्टेंस ही ना, जो शॉर्टेस्ट यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा, सबसे शॉर्ट वाला डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ध्यान से समझना। ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने, और यहाँ पर ये पॉइंट सी है और इसको पॉइंट डी मान लीजिए, इसको पॉइंट डी मान लीजिए। तो पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन है और पॉइंट डी फाइनल पोजीशन है। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, ये गया ये बी तक, बी से सी में गया, सी से ये फिर डी पर आया। ठीक है, और मान लो यू टर्न लिया और ये फिर से सी पे आ गया। तो अब इनिशियल पोजीशन आपकी ए है और फाइनल पोजीशन आपकी सी है। तो इसका पीछे की तरफ आना मतलब ये नेगेटिव होता जा रहा है, इसलिए बोला ना डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, सी से फिर ये बी पे आया, फिर ये ए पे आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए हो गई और फाइनल पोजीशन भी बी हो गई, ए हो गई, मतलब जीरो। मतलब इनिशियल भी इसका जीरो था और फाइनल भी इसका जीरो है। तो इसीलिए इट कैन आल्सो बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। भाई इसका आगे फॉरवर्ड जाना ये पॉजिटिव है, अगर ये पीछे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, और अगर ये उसी पोजीशन पर आकर के रुक रहा है जिस पोजीशन से इसने चलना शुरू किया था तो जीरो। समझ आया ना भाई, ए पर तो जीरो लिखा हुआ है ना, तो जब ये ए पर आकर के ए से ही चलना शुरू कर रहा है और लास्ट में घूम फिर करके ए पर ही आ रहा है तो ये जीरो हो गया। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आया, ये था आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसको जाना है ए से डी तक। अब ए से डी तक जाने के इसके पास कई रास्ते हैं, या तो ये बी से होकर के गुजरेगा ऐसे तो ये डी तक पहुंचेगा, या तो ये सी से होकर के गुजरेगा और फिर डी तक पहुंचेगा। ये दो रास्ते हैं ना डी तक पहुंचने के। या फिर एक रास्ता ये है, दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लीजिए, वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाना, इस तरीके से आना, ये तो डिस्टेंस हो गया। यहाँ से इस तरीके से आना, इस तरीके से डी तक पहुँचना, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमने शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर क्या किया, चूज़ किया डी तक पहुँचने का, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर मान लो ए है, फिर ये बी है, ठीक है ना। ए बी क्या है, ये छोटे छोटे स्टॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद सी है, उसके बाद आपका डी है, फिर ई है, फिर आपका एफ है, फिर आपका जी है, ठीक है। अब आप ये मत देखिए कि यहाँ से घूम फिर करके जा रही है कोई चीज़ें, कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप कहीं से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ अगर हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लें तो ए और इस जी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मुझे अभी ये दिख रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला ना आपको, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। ये है ए और ये बी, यहाँ से यहाँ तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है ये, बाकी सब रास्ते बंद हैं। तो यही आपका डिस्टेंस होगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्ट भी यही है, लॉन्ग भी यही है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो वही चीज यहां पर समझाई गई है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल, देखो डिस्प्लेसमेंट को निकालते टाइम आप इनिशियल और फाइनल को याद रखना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, एम से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया। पहला था डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसको भी डिस्कस किया, मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको भी डिस्कस किया। आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम अगले फ्रेश क्लास में फ्रेश टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी उनको आप अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।